नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आप सभी को ज्ञात ही है कि इसी माह राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो पहला चरण है स्क्रीनिंग, वह प्रस्तावित है और उसकी तिथि भी आ चुकी है। इसी माह के अंत में उसकी परीक्षा होनी है। ये जो राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा है, इसमें हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए कार्यालय हिंदी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो कि कार्यालय हिंदी से संबंधित हैं। कार्यालय हिंदी अर्थात प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित है और इस पर आज हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में अनिवार्य रूप से शामिल रहे। इसके साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों ने स्नातक के पाठ्यक्रम में भी इसे शामिल किया है। इसके तहत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में कार्यालय हिंदी के नाम से इस पाठ्यक्रम इसे ऐड किया है पाठ्यक्रम में। तो हम उनके लिए भी यह वीडियो बहुत लाभकारी होगा जो बीए द्वितीय सेमेस्टर हिंदी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। और राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने वाले हैं, ये जो हम इन पर हम चर्चा करेंगे आज। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वह नाम को लेकर ही है। कई नाम हैं इसके। अंग्रेजी में से कहते हैं फंक्शनल हिंदी, हिंदी में से प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं। तो एक पहला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। एक तो आप फंक्शनल हिंदी कह सकते हो जो कि अंग्रेजी में है, कामकाजी हिंदी कह सकते हो, कार्यालय हिंदी कह सकते हो, व्यवहारिक हिंदी कह सकते हो। और कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, फंक्शनल हिंदी, ये सब प्रयोजन मूलक हिंदी, ये सभी जो है प्रयोजन मूलक हिंदी के अन्य नाम हैं, समानार्थी हैं, अन्य नाम हैं। तो एक प्रश्न ये हो सकता है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो कई नाम हैं इसके, इनमें प्रयोजन मूलक हिंदी, फंक्शनल हिंदी, कामकाजी हिंदी, व्यवहारिक हिंदी, कार्यालय हिंदी, ये सब इसके नाम हैं। दूसरा एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण हो सकता है, मुझे लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण हो सकता है एग्जाम के लिए, पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली भी पाठ्यक्रम में जुड़ी हुई। तो एक शब्द पारिभाषिक शब्दावली के लिए कहा जाता है एक शब्द एक अर्थ। आपको पता होगा कि जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, उसके शब्द पारिभाषिक शब्द होते हैं, उनका सिद्धांत होता है एक शब्द एक अर्थ, मतलब अभिधात्मक होता है, इसमें व्यंजना लक्षणा नहीं होती, जो लिखा है वही पढ़ा जाएगा। कार्यालय हिंदी में यदि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलेंगे तो अधिकारी कोई अन्य अर्थ निकाल सकता है, या अधिकारी द्वारा शासन से अगर कोई पत्र आया है तो कार्यालय उसका जो है संबंधित कार्यालय अर्थ अन्य दूसरा अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए कार्यालय हिंदी में बिल्कुल सख्त मनाही होती है कि कोई ऐसा शब्द ही प्रयोग करें जिसका एक अर्थ हो, एक अर्थी हो। तो कार्यालय हिंदी के जो शब्द होते हैं वो एक अर्थी शब्द ही होते हैं और दूसरे शब्दों में इन्हें पारिभाषिक शब्द भी कहते हैं। पारिभाषिक शब्द का जो मेन लक्षण है वो क्या है, मुख्य जो लक्षण है वो ये है, एक शब्द एक अर्थ, कई अर्थ उसके नहीं निकलने चाहिए। तो एक शब्द एक अर्थ किसका जो है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो पारिभाषिक शब्दों के लिए प्रयुक्त होता है। एक शब्द एक अर्थ किसके लिए प्रयुक्त होता है, पारिभाषिक शब्द। अब एक अन्य हम बात करते हैं, एक अन्य प्रश्न है जो कि पत्र से संबंधित है। पत्र भेजने वाले को तो प्रेषक कहते हैं, लेकिन पत्र प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, तो पत्र प्राप्त करने वाले को प्रेषिती कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेषिती।
ये दो तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं कि पत्र पूछने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछ सकते हैं कि पत्र प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, तो प्रेषित कहते हैं, और प्रयोजन मूलक हिंदी में तो पूछ ही सकता है। एक प्रश्न और हो सकता है कि जो सरकारी पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, उनमें सबसे ऊपर कौन सी प्रविष्टि होती है, सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे ऊपर जो है पत्र संख्या होती है। जो कार्यालयिक पत्र होते हैं, शासकीय पत्र होते हैं, सबसे ऊपर जो है उसमें संख्या होती है, विभाग का नाम और पत्रावली मतलब पत्र संख्या होती है, सबसे ऊपर होती है। इसके बाद है एक प्रश्न और महत्वपूर्ण है कि टिप्पण, जिसको नोटिंग भी कहते हैं, टिप्पण का क्या अर्थ होता है, तो टिप्पण जो होता है किसी मामले में अपनी राय देना। कोई पत्र आता है तो अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता कि हर पत्र को पर्सनली पढ़े, तो जो संबंधित क्लर्क होते हैं ऑफिस के, वो उस पत्र को पढ़कर उसमें अपनी राय और उसमें क्या मांग की गई है या क्या कहा गया है ये अलग से लिख दिया जाता है, तो इसे टिप्पण कहते हैं। टिप्पण के लिए एक और विशेष बात होती है कि टिप्पण हमेशा हरे रंग की नोट शीट पर ही लिखा जाता है, ये महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा कब मिला। ये सामान्य सा प्रश्न है, सबको लगभग पता होगा कि हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को मिला। तो इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। एक सामान्य प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न यह है और महत्वपूर्ण है कि प्रथम कंप्यूटर क्या नाम था, सबको पता है लगभग कि अबेकस जो है, अबेकस जो था ये प्रथम कंप्यूटर अबेकस था, जो लकड़ी का होता था और इससे गणनाएं की जाती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ था, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे, मतलब भारत के किस राष्ट्रपति के समय राजभाषा आयोग गठित हुआ था, तो आपको पता होगा कि राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ था और 1955 ईस्वी में भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपको सरल प्रश्न है, आप देख लीजिए। उसके बाद है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। प्रथम राजभाषा आयोग नियुक्त किसने किया था, तो भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसके पास शक्ति होती है। और राजभाषा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जिनको नियुक्त किया था, वो थे बीजी खेर। कौन? बीजी खेर। राजभाषा आयोग जो कि पहला राजभाषा कब बना था, पहला राजभाषा आयोग बना था 1955 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष बने थे पहले, ये बने थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर। इसके बाद है कि एक और प्रश्न महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर के जनक कौन थे। चार्ल्स बेबेज, लगभग सबको पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता था। उसके बाद आता है कि ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। ट्रांजिस्टरों का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था, तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन थी, द्वितीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टरों का प्रयोग होता था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। अब प्रश्न है एक और महत्वपूर्ण कि आदर्श संक्षेपण में मूल का कितना से, संक्षेपण का मतलब था संक्षिप्त करना। अब संक्षेपण में एक विशेष बात होती है कि कोई मुख्य बात छूटनी नहीं चाहिए और अनावश्यक जो शब्द हैं कई बार प्रयुक्त हुए हैं उनको कम कर देना। तो आदर्श जो संक्षेपण होता है उसमें 1/3 कंटेंट बचना चाहिए, 1/3 कंटेंट बचना चाहिए। मतलब अगर 3 पृष्ठ का था तो संक्षेपण करने के बाद आदर्श ये है कि 1 पृष्ठ रहना चाहिए। उसके बाद है कि जिन शब्दों को अर्थ की सीमा में बांध दिया जाता है कहलाते हैं। अब देखिए, जिन शब्दों को अर्थ की सीमा में बांध दिया जाता है उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं।
और जिन्हीं शब्दों को अर्थ की सीमा में नहीं बांधा जाता वे होते हैं सामान्य शब्द। उसके बाद आता है एक प्रश्न है कि आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी यानी अर्थात इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस पीढ़ी कंप्यूटर में होता था? तो ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था, थर्ड जनरेशन में होता था। तृतीय जनरेशन का जो कंप्यूटर था, पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें जो है आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होता था। उसके बाद एक और प्रश्न है कि चिप का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? तो चिप का प्रयोग होता था, चिप का प्रयोग होता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। चिप का प्रयोग होता था चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में, चौथी पीढ़ी, फोर्थ जनरेशन, चतुर्थ जनरेशन में जो है इसका प्रयोग होता था। चतुर्थ जनरेशन जो थी इसमें जो है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में जो है इसका प्रयोग होता था। चतुर्थ जनरेशन में इसका प्रयोग होगा। और इसके बाद प्रश्न है कि एआई का प्रयोग किस पीढ़ी, एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग आजकल के आधुनिक कंप्यूटर में होता है, तो एआई का प्रयोग होता है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में होता है। उसके बाद है कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ ग्रहण किया जाता है, तो अभिधा में किया जाता है। अभिधा में कैसे किया जाता है? अभिधा में। अभिधा का मतलब होता है, अभी बताया था हमने, अभिधा का मतलब होता है एक ही अर्थ निकलना चाहिए, जो लिखा है वही मतलब निकलना चाहिए, तो ये अभिधा। तो पारिभाषिक शब्दों का अर्थ अभिधा में हमेशा ग्रहण किया जाता है। उसके बाद है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण कितनी विधियों से होता है? तो 3 विधियों से होता है। एक तो पहली विधि होती है आपकी उपसर्ग लगाकर, दूसरा प्रत्यय लगाकर, और तीसरा समास के माध्यम से। 3 विधियों से जो है वो पारिभाषिक जो शब्द है, शब्दावली है, उनका निर्माण 3 विधियों से होता है। पहला प्रत्यय लगाकर, दूसरा उपसर्ग लगाकर, और तीसरा समासिक विधि से, समास करके। उपसर्ग लगा के मतलब शब्द के पहले कुछ लगाकर, प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में कुछ लगाकर, और समासिक मतलब 2 शब्दों को आपस में योग करके, समास करके। उसके बाद आता है कि महत्वपूर्ण एक प्रश्न है कि मुख्यतः पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः पत्र की अगर बात करें तो दो प्रकार के पत्र होते हैं मुख्यतः, एक औपचारिक और दूसरे अनौपचारिक, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। 2 प्रकार के मुख्य रूप से पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, है ना। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम लिखते हैं अपने कार्यालय में, ऑफिस में, और अनौपचारिक पत्र हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों को लिखते हैं। उसके बाद और जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो सबको पता है ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। उसके यूपीआई, आजकल हम लोग यूपीआई करते हैं, बहुत लोगों को यूपीआई का पूरा नाम नहीं पता होता। तो यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई का पूरा नाम होता है, और ये पूर्ण रूप होता है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि यूपीआई काफी चलन में है। उसके बाद एक पोर्टल की बात है, स्वयं पोर्टल, एक शैक्षिक पोर्टल है स्वयं पोर्टल, काफी फेमस हो रहा है आजकल, उच्च शिक्षा में भी काफी फेमस है। और स्वयं पोर्टल जो है का प्रारंभ कब और किसके द्वारा हुआ था? तो प्रणब मुखर्जी ने, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। कब की थी? 2017 में, स्वयं पोर्टल की। स्वयं पोर्टल में इसमें क्या है, इसमें 32 ऑनलाइन डीटीएच चैनल होते हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम जो है प्रस्तुत होते रहते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट से पढ़ाई होती है, 4 क्वाड्रेंट के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। 4 क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है? ये 4 क्वाड्रेंट अप्रोच होता है। पहला तो है जैसे किसी कंटेंट पे हमने वीडियो बना दिया, तो पहला क्वाड्रेंट हो गया।
दूसरा इसका कोऑर्डिनेट हो गया कि हमने इस पर मटेरियल आपको दे दिया, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं, इसके बाद इसकी नोट्स दे दें तो दूसरा अभी हम केवल पढ़ा रहे हैं वीडियो, तो ये पहला कोऑर्डिनेट है। उसके बाद हम इस पर नोट्स दे देंगे पर स्टडी मटेरियल पढ़ने के लिए आपको, ये दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, फर्स्ट ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्ट जो पढ़ाया और जो हमने आपको कंटेंट दिया उस पर हमने एक PYQ करा लिया या टेस्ट करा लिया कोई, तो ये हो गया तीसरा कोऑर्डिनेट। और चौथा कोऑर्डिनेट हो गया कि हम उस टेस्ट के बाद आपस में डिस्कस कर लिए, तो ये चौथा कोऑर्डिनेट हो गया। इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो है शिक्षण किया जाता है, 4 कोऑर्डिनेट में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, लेकिन अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है तो एक मामूली जो है नॉमिनल चार्ज जो है पे करना पड़ता है। अब इसके बाद आता है, इसमें 32 चैनलों के माध्यम से 500 ऑनलाइन कोर्स लगभग चल रहे हैं और इसमें कक्षा 9 से PG तक के निःशुल्क कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके बाद आता है आपका और महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर हम बात करें, एक प्रभावशाली पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। एक प्रश्न है कि एक प्रभावशाली पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। अब हम 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं, आप बताइएगा कि प्रभावशाली पत्र लेखन की विशेषता कौन सी नहीं होगी। तो आप देखिए, पहली है संक्षिप्तता, संक्षिप्तता। दूसरा संक्षिप्तता का स्पष्टता, पत्र लिख रहे हैं क्या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए देखना है। शिष्टता, शिष्टता का मतलब सम्मान पूर्वक बातचीत हो, संबोधन पूर्वक, जो भी जिसका मान सम्मान है वो रखकर, बड़ा है तो छोटा है तो उसी तरह की भाषा का प्रयोग हो, शिष्टता। और चौथा है कठिनता। अब इसमें देखो संक्षिप्तता तो होनी चाहिए, पत्र बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जितनी बात जरूरी वही लिखो। स्पष्टता, साफ साफ समझ में आना चाहिए। तीसरा है शिष्टता तो होनी चाहिए, 3 तो पक्का है, एक ये नहीं होगा, कठिनता नहीं होनी चाहिए, पत्र सरल होना चाहिए, तो ये इसमें नहीं होगा। उसके बाद है आपका एक और आपको दे रहे हैं, बताइए कि इसमें क्या भरा जाएगा। कि यह विशेषता है कि इसका प्रेषक एक ही होता है, वस्तु भी एक ही होती है, किंतु आवश्यकता अनुसार बहुत से अधीनस्थ कार्यालयों को एक साथ भेज सकते हैं। तो ये सर्कुलर के लिए कहा जाता है। सर्कुलर जो होता है आपका, इसको परिपत्र भी कहते हैं, परिपत्र, अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्कुलर। अब ये सर्कुलर या परिपत्र क्या होता है, जैसे शासन को कोई सूचना देनी है कि पूरे कर्मचारियों को एक साथ मिल जाए, तो वो अलग अलग कार्यालयों को ना देके एक सर्कुलर जारी कर देते हैं। अब सर्कुलर जारी करने का मान लीजिए कि राज्य सरकार ने ये कहा कि इस 1 जुलाई से जो है 3% जो है DA, महंगाई भत्ता जो है DA है वो बढ़ जाएगा। तो इसके लिए वो अलग अलग कार्यालयों को ना देके राज्य सरकार का एक जो है सर्कुलर जारी कर देगी और सभी लोग जो सभी कार्यालय उसको मान लेंगे या उसको ग्रहण करेंगे, संदर्भ लेके आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद है आपका परिपत्र के बाद आता है प्रारूपण का गुण नहीं है। अब प्रारूपण के गुण, प्रारूपण अर्थात ड्राफ्टिंग, इसका परिशुद्धता बिल्कुल होनी चाहिए, स्पष्टता भी होनी चाहिए, और शिष्टता भी होनी चाहिए, कठिनता नहीं होनी चाहिए, प्रारूपण में कठिनता नहीं होनी चाहिए। अब पल्लवन का अर्थ है, पल्लवन मतलब बढ़ा देना, पल्लवन संक्षेपण माने कम कर देना, पल्लवन में बढ़ा देना। जैसे पत्ते, पल्लवन मतलब पत्ते निकलते हैं तो बढ़ जाता है पेड़, तो इसे पल्लवन में बढ़ जाना। तो जैसे कोई छोटी सी बात है, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, अब इसी बात को लेके आपसे कहा जाए कि 10 लाइन में लिखो इस पर, तो ये पल्लवन होगा। तो पल्लवन मतलब किसी बात को और बढ़ाना, उदाहरण दे के माध्यम से उसको समझाना, जैसे आप व्याख्या करते हो लगभग उसी तरह पल्लवन होता है। उसके बाद है और महत्वपूर्ण प्रश्नों में कि मूक मूक का पूरा नाम क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम। विस्तृत खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम ऑनलाइन पाठ्यक्रम। इसको कहते हैं मेसिव ओपन
ऑनलाइन कोर्स, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये इसका पूरा नाम होता है, उसका पूर्ण रूप होता है। एक और प्रश्न है महत्वपूर्ण, पूछ सकता है एजुसेट क्या है? तो एजुसेट क्या है? एक उपग्रह है जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है और ये शिक्षण से संबंधित है, मतलब पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही कार्यक्रम को संचालित कराने से संबंधित इसका काम है। तो एजुसेट पूर्णतः, ये जो उपग्रह है ये पूर्णतः शैक्षिक कार्यों के लिए समर्पित, एजुसेट ये एक उपग्रह है, एक शैक्षिक उपग्रह है। इसके बाद हम देखते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो हो सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था? तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता है? तो वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग जो होता था वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था। अब आपके लिए एक होमवर्क भी है, कमेंट करके आप बताइएगा कि उसका उत्तर क्या होगा। तो होमवर्क के लिए आपका प्रश्न है, गृह कार्य के लिए प्रश्न है कि प्रतिवेदन कितनी प्रकार के होते हैं? प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं? ये आपका होमवर्क, ये आप कमेंट करिएगा इसका आंसर, और अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट से पूछिएगा, हम आंसर दे देंगे वहाँ। तो प्रतिवेदन कितने, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। तो प्रतिवेदन कितने प्रकार होते हैं? तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रयोजनमूलक हिंदी के, जो मुझे लगा कि आपको साझा करना आवश्यक है आपके साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंदी, जय भारत, वंदे मातरम।